Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. I'm your chemistry instructor Shehbaz Ali. Chemistry grade 9 10th चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज हम नॉलेज 10.4 को फर्दर देखेंगे। हमारा सेकंड लेक्चर है। तो बेसिकली हमने पीरियोडिक ट्रेंड्स को पढ़ना शुरू किया था और पीरियोडिक ट्रेंड्स के अंदर हमने आइडेंटिफाई किया था किसको, ग्रुप्स को और किनको, पीरियड्स को। गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट्स इंक्लूडिंग ट्रेंड फॉर एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड हमने देख लिया था। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है इसके बारे में हमने बात करनी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है इसके बारे में बात करनी है। पहले हम आज बात करेंगे किसके बारे में, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, और इससे ही कनेक्टेड कंसेप्ट होगा मेटालिक करेक्टर के बारे में। तो शुरू करते हैं जी। व्हाट इज मेंट बाय आयोनाइजेशन एनर्जी। जी स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको ये सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी एटॉमिक रेडियस तक। अब है जी आयोनाइजेशन एनर्जी। व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। डियर स्टूडेंट्स, एटम के सेंटर में वी ऑल नो डैट क्या मौजूद है, न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस क्या करता है, ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ होल्ड करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अपनी तरफ ये सब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जिस तरह ये सब इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है तो ऑब्वियसली ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन आप खुद समझदार है, मुझे बताएं इस सिनेरियो में सबसे वीकेस्ट कनेक्टेड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ कौन है, अंदर वाला या बाहर वाला? बाहर वाला। क्यों? क्योंकि उसका न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकलना है, क्योंकि इसके निकलने से सोडियम स्टेबल भी हो जाएगा। कैसे पता चला स्टेबल हो जाएगा? क्योंकि अगर बाहर वाला इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया तो खुद देखो पीछे कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकालने से सोडियम क्या अचीव करेगा, स्टेबिलिटी अचीव करेगा। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, ऑल्दो कि ये वीकेस्ट समझ लो कि वीकली अटैच है न्यूक्लियस के साथ, लेकिन फिर भी इसको निकालने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो कितनी है, 496 किलो जाउल पर मोल। अब ये जो एनर्जी लगानी पड़ी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इस स्पेसिफिक एनर्जी का नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या नाम है स्टूडेंट्स इसका, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब चलें थोड़ी और एडवांस बात कर लेते हैं। क्योंकि सोडियम में हम जानते हैं टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 11। आपने देखा अगर आप इन 11 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो शाबाश क्या बनेगा, बोलो 1s2। आगे क्या बनेगा, 2s2। शाबाश, नेक्स्ट क्या आएगा, 2p6, क्योंकि p में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। और लास्ट में क्या आएगा, शाबाश 3s1 इलेक्ट्रॉन। क्या आएगा बेटा, 3s1 इलेक्ट्रॉन। आप खुद बताओ कि जो मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला उसकी रिहाइश क्या है, वो रहता कहां पर है, 3s1 में। कहां रहता है, 3s1 में। जैसे मैं ये 3s ब्लॉक है ना, एस ब्लॉक में मौजूद ये जो 3s1 इलेक्ट्रॉन है ये निकालूंगा। इसको निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ी, शाबाश 496 किलो जाउल पर मोल। निकल जाने के बाद शाबाश सोडियम पे बेटा क्या चार्ज आ जाएगा, जल्दी बोलो क्या चार्ज आ जाएगा, +1। इसको जूम करें जरा, नहीं मतलब क्या चार्ज आएगा बेटा, शाबाश सोडियम पे क्या चार्ज आ जाएगा, +1। और ये वो इलेक्ट्रॉन रहा जो लूज हो गया है। इज इट क्लियर, समझ आ गया? अब ये जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है ये कहां से लूज हुआ है, अगर मैं आपसे पूछूं, बोले कौन सा डब्बा खाली हो गया है, 3s वाला ब्लॉक क्या हो गया है, खाली हो गया। अब 3s वाला ब्लॉक खाली हो गया, इसका मतलब ये लूज कहां से हुआ है, 3s, मतलब थर्ड शेल में से लूज हुआ है और s सब शेल में से लूज हुआ है। समझ आ गया आपको, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप इतना भी जान जाए ना कि ये तीसरे शेल में से गया है तो वो भी आपके लिए काफी है। चलें जी अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द आयोनाइजेशन एनर्जी is the amount of energy needed to remove one electron from an atom in its gaseous state। गैशियस स्टेट कैसे कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है सर, ये गैशियस स्टेट क्या होता है।
अब ये मुझे आपको समझाना पड़ेगा। मान लीजिएगा स्टूडेंट्स कि ये मेरे पास सोडियम एटम्स हैं, और ये सोडियम एटम अगर इकट्ठे आपस में इस तरह जुड़े हुए हैं, तो स्टूडेंट्स ये है सोडियम सॉलिड। तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, इन एटम्स को अलग करना होगा। जब मैं इन एटम्स को अलग करूंगा तो उसके लिए ताकत लगानी पड़ेगी। जितनी भी ताकत लगेगी वो हम देंगे, और यानी एनर्जी लगेगी वो हम देंगे। अब जब ये सारे सोडियम एटम इकट्ठे थे अलग अलग हो जाएंगे, तो अब ये सॉलिड से किस फॉर्म में आ गया बेटा, गैसियस फॉर्म। ये जो मैंने सोडियम बनाया ना यहां पर, याद रखिएगा ये कौन सा सोडियम बनाया है, गैसियस। कौन सा सोडियम बनाया है, गैसियस। ये सॉलिड वाला सोडियम नहीं है। कौन सा सोडियम है, गैसियस। इसलिए यहां पे वर्ड क्या यूज हुआ है, गैसियस स्टेट। When an electron is removed from a neutral atom, a positive charge ion यानी केटाइन जिसे कहते हैं, जिसके ऊपर क्या चार्ज होगा, +1 is formed। उम्मीद है आपको आयोनाइजेशन से मुराद क्या है और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, वो दोनों बातें आपको समझ आ गई हैं। फर्दर आगे मूव करते हैं, इसके ट्रेंड्स। जी बेटा क्या लगता है आपको, खुद सोचो, खुद मुझे बताओ। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम साइज बड़ा होता है। ये कौन है, लिथियम, ये कौन है, सोडियम, ये कौन है, पोटेशियम। सब किसके मेंबर हैं, फर्स्ट ग्रुप के मेंबर हैं। तमाम फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के बाहर वाले शेल में बेटा कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक एक। तो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे साइज बड़ा होगा, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, एक सिमुलेशन भी दिखा देते हैं, गूगल खोल। अभी आपको इसके एक सिमुलेशन भी दे, 520 किलो जॉल एनर्जी जो कि ज्यादा है। आगे सोडियम में से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना भी आपने पढ़ा 496, पोटेशियम में से 419 और रुबीडियम में से 403। तो टॉप टू बॉटम। ओके स्टूडेंट्स, सिमुलेशन पे चलते हैं। तो सिमुलेशन में आप देख सकते हैं कि टॉप टू बॉटम फर्स्ट ग्रुप के अंदर साइज में इजाफा हो रहा है, और जैसे जैसे साइज में इजाफा हो रहा है वैसे वैसे आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस और बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनके दरमियान में भी डिस्टेंस क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ऑब्वियसली डिस्टेंस ज्यादा होगा, न्यूक्लियस की बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे जो होल्ड करने की कैपेबिलिटी है वो क्या होगी, कम होगी। इसलिए बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भागना क्या होगा, आसान होगा। जब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भागना आसान होगा, मतलब कि उसको निकालना आसान होगा, तो क्या कम होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। समझ आ गया आपको। तो इसी चीज को अगर हम वापस चलें स्लाइड में, हम कह सकते हैं डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज क्यों बढ़ता है, क्योंकि कल मैंने बताया था क्या बढ़ता है, शाबाश, शील्डिंग इफेक्ट, याद आ रहा है आपको। और साइज और शील्डिंग, एटॉमिक साइज और शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने की वजह से क्या कम होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। अब देख सकते हैं आप, लिथियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 520, सोडियम में से निकालना है तो 496, पोटेशियम में से निकालना है 419, रुबीडियम में से निकालना है तो 403। टॉप टू बॉटम वैल्यूज में कमी आ रही है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं हम टॉप टू बॉटम की बजाय लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट वी ऑल नो डैट, आप सब जानते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। अगर आप कल का लेक्चर सुन के आए हैं तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। ऑब्वियसली साइज छोटा होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करना ऑब्वियसली क्या हो जाएगा बेटा, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितने छोटे साइज के एटम में होगा, न्यूक्लियस ने उसको उतना मजबूती से पकड़ा होगा और उसके लिए निकलना क्या होगा, मुश्किल होगा। इसी चीज को मद्देनजर रखें, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आप इस चीज को देखें कि सबसे आसान इलेक्ट्रॉन निकालना डेफिनेटली किस में से होगा, लिथियम में से, क्योंकि लेफ्ट टू राइट एक ही पीरियड के अंदर शेल्स तो नहीं बढ़ते। शेल्स क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। प्रोटॉन बढ़ते हैं, कल मैंने बताया था, शाबाश, कल मैंने बताया था आपको कि लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर बढ़ते हैं, इन न्यूक्लियस बढ़ते हैं, जिससे क्या बढ़ता है, शाबाश, जेफ। जेफ के बढ़ने से एटॉमिक साइज क्या होता है, छोटा होता है। जेफ बढ़ेगा, एटॉमिक साइज क्या होगा,
छोटा होगा। समझ आ गया। और एटॉमिक साइज और पीछे आपने पढ़ा, ये देखें, एटॉमिक साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी में कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट, यानी कि जेफ और आयोनाइजेशन एनर्जी। तो वी कैन से दैट कि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज हो रहा है, साइज के, एटॉमिक साइज के डिक्रीज होने से क्या बढ़ेगी? शाबाश, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। देखो बढ़ रही है, 520, 899, 801, 1086, 1402, 1314, 1681, 2081 जनरली इजाफा हो रहा है। लेकिन कुछ जगहों पे आपको प्रॉब्लम नजर आ रहा होगा कि सर इंक्रीज होते होते कहीं कम भी हो जाती है। अगर आप गौर करो ना, तो ये 520 के बाद 899 ज्यादा हो रही है वैल्यू, 899 के बाद 801 कम, फिर 1086 ज्यादा, 1402 ज्यादा, 1314 कम, फिर 1681 ज्यादा, 2081 ज्यादा, जनरली इंक्रीज हो रही, लेकिन बीच में कहीं कहीं अचानक ट्रेंड ब्रेक भी हो रहा है। ये हमारा एसएलओ नहीं है। ट्रेंड क्यों ब्रेक हो रहा है, ये रीजंस आपको मैं इसलिए हाईलाइट करवा रहा हूं क्योंकि इन रीजंस को जानना है आपने। कहां पर जानना है स्टूडेंट्स? आपने फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में इन ट्रेंड्स की ब्रेक होने की वजह आपको डिटेल से बताई जाएगी। यहां पे सिर्फ हाईलाइट करवाया मैंने। होप सो कि आपको आयोनाइजेशन एनर्जी अच्छे तरीके से समझ आ गया है। ये जनरल ट्रेंड है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज। चलें जी, अब आयोनाइजेशन एनर्जी से जुड़ा एक नया कंसेप्ट जिसका नाम क्या है बेटा? मेटालिक करेक्टर। देखें बेटा, अगर मैं मेटल हूं तो मेरे अंदर अच्छी खसूसियात क्या होनी चाहिए? शाबाश, एक अच्छा मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्योंकि मेटल का काम है करंट को क्या करना? फ्लो करना, अपने अंदर से वो फ्लो करवाता है। कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? डेफिनेटली कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? मेटल्स लूज करेंगे। और कौन, अच्छा मेटल एक तरह इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, किसी के लिए आसान है या किसी के लिए मुश्किल है? किसी के लिए आसान है और किसी के लिए मुश्किल है। किसके लिए आसान है? जिसका साइज बड़ा है उसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है, जिसका साइज छोटा है उसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो मैं कह सकता हूं एटॉमिक साइज बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या होगा? आसान होगा। एटॉमिक साइज बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या होगा? आसान होगा। तो क्या ज्यादा होगा? मेटालिक करेक्टर ज्यादा होगा। और अगर किसी में मेटालिक करेक्टर ज्यादा होगा तो उसमें क्या कम होगा? कौन सा करेक्टर? ऑपोजिट, नॉन मेटालिक। मेटालिक का उल्टा क्या होता है? नॉन। अच्छा, किसी एटम का साइज छोटा है, शाबाश, उसके लिए इलेक्ट्रॉन देना क्या है? मुश्किल, लेकिन इलेक्ट्रॉन लेना क्या है? आसान। लेना इलेक्ट्रॉन मेटल नहीं है, क्या है? नॉन मेटालिक करेक्टर। यानी जब साइज छोटा होगा, जब साइज छोटा होगा तो नॉन मेटालिक करेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। दोनों में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। मेटालिक और साइज में कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट। आप खुद सोच के बताओ, टॉप टू बॉटम। शाबाश, पढ़ा हुआ है आपने, टॉप टू बॉटम, जल्दी जल्दी बोलो। साइज इंक्रीज होता है जनरली, साइज के इंक्रीज होने से क्या इंक्रीज होगा? मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होगा। समझ आ गया? लेफ्ट टू राइट, शाबाश, जनरली आपने पढ़ा है साइज क्या होता है बेटा? डिक्रीज होता है। और साइज अगर डिक्रीज होगा, एटॉमिक साइज अगर डिक्रीज होगा तो क्या कम होगा? मेटालिक करेक्टर कम होगा। तो क्या ज्यादा होगा? नॉन मेटालिक करेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। इन शॉर्ट, पीरियोडिक टेबल के इतने हिस्से में मेटालिक करेक्टर, यूं समझो कि शुरू वाले हिस्से में क्या ज्यादा है? मेटालिक करेक्टर ज्यादा है। और इधर वाले हिस्से में जब साइज छोटे हो चुके होते हैं तो क्या ज्यादा होता है? नॉन मेटालिक करेक्टर क्या होता है? ज्यादा होता है। इस चीज को मजीद अच्छे समझने के लिए मैंने एक टेबल लगाया आपके लिए। शाबाश बेटा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में से कौन ज्यादा मेटालिक है? सोचो, अब बताओ क्यों? कैसे पता चला आपको एल्यूमिनियम का साइज बड़ा है? पीरियोडिक टेबल से। ये टॉप टू बॉटम तो है ही नहीं, देख लो। एल्यूमिनियम सोडियम जो है, अभी यहां से देख लेते हैं। ये रहा
सोडियम, ये रहा मैग्नीशियम, ये रहा एल्यूमिनियम। तीनों का ताल्लुक तीसरे पीरियड से है, थर्ड पीरियड से है। पीरियड में तो शेल्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है, अब दोबारा मुझे बताओ, चलो बताओ सिलेबस। ये लेफ्ट टू राइट मैंने बनाया है, लेफ्ट टू राइट लिखा भी हुआ है, यहां पर मैं लिख देता हूं कि दे ऑल बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। तो बताओ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तीनों में से कौन ज्यादा मेटालिक है? सोडियम, बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज। स्मॉल साइज किसका है? एल्यूमिनियम। समझ आ गया आपको? ये देखो, ये आप लोगों ने पढ़ा तो है इधर। 186, 160, 143, ठीक है, 118, 110, 103, 99। साइज छोटा और है। ठीक है, वापस चलते हैं। तो जल्दी से बताओ सबसे ज्यादा मेटालिक कौन है? सोडियम। उससे कम कौन है? मैग्नीशियम। उससे कम कौन है? एल्यूमिनियम। अब मेटल खत्म हो गया, आगे कौन आ गया? सिलिकॉन। अब ये ऐसी जगह पे है, ना इसको मेटल कहेंगे ना इसको नॉन मेटल कहेंगे, दरमियान वाली चीज है ये, जो मेटल के तौर पे भी कुछ प्रॉपर्टीज शो करेगा और नॉन मेटल। तो क्या बोलते हैं इसको? शाबाश, मेटलॉइड्स। क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स। खास बात क्या है, पिछले चैप्टर एसिड बेस के बारे में आप पढ़ के आए हो कि जितने भी मेटल्स होते हैं, पढ़ाया था आपको, जितने भी मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड्स की नेचर आपने पढ़ी थी। शाबाश, क्या होती है? बेसिक। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड को आपने पानी में डाला था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना था। कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाला था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था। सोडियम ऑक्साइड को पानी में डाला था, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना था। तो मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक। इसलिए मैंने बेसिक लिखा। अच्छा, जो दरमियान में होते हैं, जो ना मेटल है ना नॉन मेटल है, उनके ऑक्साइड्स क्या होते हैं बेटा? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक जो एसिड भी हैं और बेस भी हैं, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। चलें आगे चलते हैं। लास्ट पे हमारे पास कौन है? शाबाश, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गोन। दे आर नॉट मेटल, दे आर नॉन मेटल्स। दे आर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होंगे, जैसे फॉस्फोरस का ऑक्साइड, जैसे सल्फर। अच्छा, इनमें से सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर किसमें है? फॉस्फोरस में, सल्फर में, क्लोरीन में। आर्गोन को तो छोड़ दो ना, वो तो नोबल गैसेस है। तीनों में से बताओ, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, कौन ज्यादा नॉन मेटल है? कौन? क्लोरीन। सही बोला। कैसे पता चला क्लोरीन? क्यों? क्योंकि जिसका एटॉमिक साइज छोटा होगा उसमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। सबसे छोटा साइज किसका है? क्लोरीन का, 99। पढ़ा ना भी आपने? तो सबसे छोटा साइज क्लोरीन का है, तो सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर इसमें है। फॉलो कर लिया आपने? तो उधर से इधर आते वक्त मेटालिक से किसमें आ रहे हो? नॉन मेटालिक। नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं, पढ़ा हुआ एसिड रेन, याद आ रहा है आपको? नहीं याद आ रहा? एसिड रेन पढ़ा था। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स को अगर आप पानी में डालो तो एसिड्स बनेंगे। जैसे इसको पानी में डालो तो फॉस्फोरिक एसिड बनेगा, इसको पानी में डालो तो क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। समझ आ गया आपको? तो मेटल के बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। लें जी, हमारे SLO की कंप्लीशन होगी। जितना मैंने कहा था उतना हमने पढ़ लिया। किन SLOs को पढ़ा है? उससे पहले मैं क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूं, मैं एक दफा दिखा देता हूं आपको। जी स्टूडेंट्स, तो हमने बेसिकली ट्रेंड्स देखने थे, कौन कौन से पीरियोडिसिटी क्या होती है वो बताया, ट्रेंड्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट अक्रॉस पीरियोडिक टेबल, जिसमें किस किस को देखा? शाबाश, एटॉमिक रेडियस। और किसको देखा? शाबाश, एटॉमिक रेडियस के बाद देखा है हमने सॉरी, ये वाले मैंने वो जरा थोड़ा सा पीछे है SLO बेसिकली, ये था। हाँ जी, हमने आयनाइजेशन एनर्जी को देखा और किसको देखा? शाबाश, मेटालिक कैरेक्टर को देखा। और साथ साथ कल हम इंशाल्लाह अभी हम लोग मेटालिक कैरेक्टर को देख चुके हैं, आयनाइजेशन एनर्जी को देख चुके हैं, एटॉमिक रेडियस को देख चुके हैं। और कल के लेक्चर में सिर्फ दो बातें रह जाएंगी। शाबाश, क्या क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
साथ रिएक्टिविटी और डेंसिटी, ये 4 बातें कल है। कल ही हमारा एसएलओ खत्म हो जाएगा, उसके बाद चैप्टर के 2 छोटे से नॉलेज रह जाएंगे, ये चैप्टर भी हमारा वाइंड अप हो जाएगा। क्लियर है सब कुछ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आसान से नॉलेज है। अच्छा क्वेश्चन जरा देख लें, क्वेश्चन भी आप लोग जरा इन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करें, खुद आंसर देने की कोशिश करें कंसेप्चुअली। जी सबसे पहले क्वेश्चन है दैट ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस एज यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद इन अ ग्रुप। क्या ट्रेंड है विद इन अ ग्रुप, पढ़ा हुआ है आपने, टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, और एक मिसाल आपने दे देनी है वो आप दे दोगे। हाउ आयोनाइजेशन एनर्जी चेंज अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हाई डज दिस ट्रेंड अकर। लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, छोटा होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। अगला ट्रेंड क्या है, कंपेयर करें मेटालिक करेक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप टू। ग्रुप टू का एक और नाम होता है, क्या नाम होता है बेटा, अल्कलाइन अर्थ मेटल। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, ऑब्वियसली टॉप टू बॉटम नीचे जाएंगे क्या बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा, तो क्या ज्यादा होगा, मेटालिक करेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। एनालिसिस करना है अपना द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड आयोनाइजेशन एनर्जी इन अ सिंगल पीरियड। ऑब्वियसली सिंगल पीरियड में एटॉमिक रेडियस के साथ क्या ताल्लुक है आयोनाइजेशन एनर्जी का, लेफ्ट टू राइट जाएंगे साइज क्या होगा, रिड्यूस होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों साइज रिड्यूस होता है, उसकी वजह से क्यों आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, ये सब कुछ बता चुका हूं। डिस्क्राइब द चेंज इन मेटालिक करेक्टर एज यू मूव अक्रॉस अ पीरियड थर्ड पीरियड में सोडियम टू क्लोरीन अभी हम गए और देखा साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है और आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो रही है, ठीक है, और उससे मेटालिक करेक्टर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इधर मेटल थे और उधर क्या थे, नॉन मेटल थे। तो ये आसान आसान सवाल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अभी कोई सवाल है आपका, कोई चीज दोबारा समझनी है तो मुझे बताएं, अदरवाइज अगर ये क्लियर है तो फिर हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। जी क्लियर है सब, ओके जी, थैंक यू।